हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए, जैसे कि पिछले क्लास में हम स्टार्ट किए थे प्रदूषण चैप्टर यानी कि पॉल्यूशन। तो हम पॉल्यूशन पर बात कर रहे थे कि यानी कि तीन भाग में बांटे थे हम। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और क्या था, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण। उसमें से तीन चीज पर हम बात कर चुके थे, यानी कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर। और जो दो चीज बता था यानी कि मृदा प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण, तो बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में उसका हम खत्म करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं मृदा प्रदूषण की और नाभिकीय प्रदूषण की और उनका स्रोत क्या है। तो पहला मृदा प्रदूषण यानी कि भूमि का विकृत रूप मृदा प्रदूषण कहलाता है। सबसे छोटा सा यानी कि डेफिनेशन कह सकते हैं, मृदा का विकृत रूप क्या कहलाता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। सामान्य सा समझने का अर्थ है, भूमि का विकृत रूप मृदा प्रदूषण कहलाता है। फिर मृदा प्रदूषण के स्रोत जो है क्या है, अम्लीय वर्षा, उर्वरकों एवं कीटनाशक रसायन का अत्यधिक प्रयोग, फिर है कूड़ा करकट, फिर औद्योगिक अपशिष्ट एक्सेट्रा यानी कि ईटीसी। मृदा प्रदूषण के क्या है स्रोत है, जैसे कि हम पिछले क्लास में वायु प्रदूषण क्या है उसका स्रोत बात किए, जल प्रदूषण का स्रोत की बात किए और फिर ध्वनि प्रदूषण का भी स्रोत की बात किए थे। उसी तरह से हम आज मृदा प्रदूषण के स्रोत की भी बात की है। तो ये क्या है, अम्लीय वर्षा, उर्वरकों एवं कीटनाशक रसायन का अत्यधिक प्रयोग, कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट ईटीसी क्या है, मृदा प्रदूषण के स्रोत है। यानी कि समाप्त होता है मृदा प्रदूषण। अब बात करते हैं नाभिकीय प्रदूषण की। यह प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों से उत्पन्न होता है। क्या है, सबसे पहले रेडियो, यह प्रदूषण क्या है, रेडियो एक्टिव किरणें से क्या होती है, उत्पन्न होती है। यानी कि इसका स्रोत क्या क्या है, पहला नंबरिंग देखिए 3 नंबरिंग दिया गया है। तो पहला नंबरिंग क्या है, कि चिकित्सा में उपयोग होने वाली किरणों से प्राप्त प्रदूषण। यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो प्राप्त मतलब जो किरणें का उपयोग किया जाता है उससे जो प्राप्त प्रदूषण होता है वह क्या क्या है, किसके स्रोत है, तो नाभिकीय प्रदूषण के स्रोत है। तो ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा में उपयोग होने वाले किरणों से प्राप्त प्रदूषण क्या है, तो नाभिकीय प्रदूषण। फिर दूसरा है नाभिकीय सशस्त्रों के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण। क्या है, नाभिकीय सशस्त्रों के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण, ये भी नाभिकीय प्रदूषण है। फिर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से उत्पन्न प्रदूषण। क्या है, सूर्य के किरणों, पराबैंगनी किरणों से उत्पन्न प्रदूषण। तो ये यानी कि मेरा समाप्त होता है नाभिकीय प्रदूषण और ये था मृदा प्रदूषण। तो नाभिकीय खत्म हो गया, मृदा भी खत्म हो गया, यानी कि प्रदूषण समाप्त हो गया। उसके बाद कुछ चीज आए हैं, प्रदूषकों का दीर्घकालीन प्रभाव, यानी कि ज्यादा दिनों तक वो प्रदूषण यानी कि रहने से क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड किस चीज को क्षति करता है, तो लीवर को क्षति करता है और किडनी को क्षति पहुंचाता है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का अत्यधिक प्रदूषण होने के कारण क्या होता है, लीवर और किडनी की क्षति होती है। फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो क्या होगा, कैंसर। फिर धूलकण, तो श्वास संबंधी रोग, श्वास लेने में यानी कि जो रोग होती है धूलकण के आदि के कारण होता है। फिर सीसा, केंद्रीय नर्वस सिस्टम। तो समझ में आ गया कि प्रदूषकों का दीर्घकालीन प्रभाव जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड कौन कौन सा था, लीवर और किडनी की क्षति। फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर, धूलकण, श्वास संबंधी रोग और सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम। अब बात करेंगे यानी कि ये प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन चैप्टर ये समाप्त होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुछ जीव जाति और उनके गुणसूत्र की बात करेंगे। क्या है, कुछ जीव है या फिर जाति कह सकते हैं, तो उनके गुणसूत्र की बात करेंगे। तो पहला क्या है, एस्केरिस। पहला क्या है, एस्केरिस। इसका जो गुणसूत्र होता है कितना होता है, तो 2 होता है। एस्केरिस का गुणसूत्र कितना होता है, 2 होता है। मच्छर का 6 होता है, ध्यान में रखना, मच्छर का 6 गुणसूत्र। घरेलू मक्खी का जो होता है 12, मटर का जो है 14, प्याज 16, यानी कि ये सब क्या है, इनके गुणसूत्र हैं। तो पहला क्या था, एस्केरिस यानी कि 2 गुणसूत्र। मच्छर का 6, घरेलू मक्खी का जो है 12 होता है, मटर का 14, प्याज का 16 और मक्का का 20। टमाटर का कितना है, 24। तो ये सब चीज भी ध्यान रखना है, यानी कि यहां से यहां तक आपका ये अलग पार्ट को आ सकते हैं। यानी कि मटर 14, प्याज 16, मक्का 20, टमाटर 24। फिर बात करें मेंढक की। मेंढक का जो गुणसूत्र होता है 26 यानी कि 26 गुणसूत्र होता है। फिर नींबू, यानी कि नींबू का जो होता है गुणसूत्र 18, क्या होता है, 18 होता है।
या फिर 36,36। नींबू का कितना होगा 18,36। उसके बाद बिल्ली का जो है, बिल्ली का होता है 38 यानी कि 38। बिल्ली का गुणसूत्र कितना होता है 38 यानी कि 38। फिर है चूहा, चूहा का है 40, यहाँ भी चूहा है 42। तो ध्यान में रखना है चूहा यानी कि माउस, माउस मतलब छोटा चूहा को हम कहते हैं। ये हो गया छोटा चूहा यानी कि उसका होगा 40 गुणसूत्र, और चूहा मतलब रैट यानी कि ये बड़ा चूहा, तो इसका जो गुणसूत्र होगा 42 यानी कि 42। तो ध्यान दीजिएगा चूहा बात कर रहे हैं, चूहा यानी कि माउस की बात कर रहे हैं, छोटा चूहा की बात कर रहे हैं, तो 40 गुणसूत्र। चूहा यानी कि रैट बड़ा चूहा की बात करें तो इसका हो जाएगा 42 42। फिर है गेहूं, गेहूं का गुणसूत्र कितना होता है 42 यानी कि इसका भी क्या होता है 42 होता है। फिर है खरगोश, खरगोश का गुणसूत्र जो होता है 44 होता है, और मनुष्य का जो होता है 46 यानी कि 46। आलू 48 यानी कि 48। चिंपैंजी 48, ये भी 48 है। तंबाकू ये भी 48 है यानी कि ये भी कितना है 48 है। चिंपैंजी भी 48 है। घोड़ा, घोड़ा का सकता 64 यानी कि 64 गुणसूत्र है। कुत्ता में 78 यानी कि 78 गुणसूत्र होते हैं कुत्ता में। कबूतर 80 यानी कि 80 गुणसूत्र कबूतर में पाए जाते हैं। फिर है टेरिडोफाइटस, सबसे अधिक किसमें होता है टेरिडोफाइटस यानी कि 1300 से लेकर 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये जो गुणसूत्र है जीव जाति और उनके गुणसूत्र, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान में रखना। फिर से एक बार हम दोहराएंगे इस चीज को। एस्केरिस 2 गुणसूत्र, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी 12। ध्यान दीजिएगा मच्छर घरेलू मक्खी 2 गुना हो जाता है, यानी कि ध्यान दीजिएगा जितना भी गुणसूत्र है ये असेंडिंग ऑर्डर में है। यानी कि मच्छर 6, घरेलू मक्खी 12, मटर 14, प्याज 16, मक्का 20, टमाटर का 24, मेंढक का 26, नींबू का 18 या फिर 36, बिल्ली का 38, चूहा जो माउस की बात करें छोटा चूहा 40, चूहा बड़ा चूहा यानी कि 42, गेहूं ये भी कितना 42, खरगोश 44 यानी कि 44, मनुष्य 46। फिर आलू, आलू का कितना था 48 48, चिंपैंजी भी उतना है यानी कि 48, तंबाकू भी उतना है 48 यानी कि 48, घोड़ा 64 64, कुत्ता 70 यानी कि 78, कबूतर 80। सबसे अधिक टेरिडोफाइटस में यानी कि 1300 से लेकर 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये भी प्रदूषण जो हम छोड़े थे पिछले क्लास में छोड़े, यानी कि जो मेरा यानी कि बाकी रह गया था वह भी समाप्त किए, और ये कुछ अलग से पॉइंट लाए तो उसको भी ध्यान में रखना है, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है तो ध्यान में रखना है जीव जाति और उनके गुणसूत्र। तो नेक्स्ट क्लास का जो मेरा टॉपिक रहेगा यानी कि जैसे कि कह सकते हैं विटामिन का आविष्कारक किसने, आविष्कारक कौन है, तो ये फ्रंक ने किया था। उसी तरह से विटामिन, प्रोटीन, तो इसी तरह से चलता रहेगा। तो इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अगला टॉपिक ये चीज रहेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।